Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Imran. Today, the topic of our discussion is sentence completion. जैसे कि हमने कल लास्ट टाइम कुछ थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था, तो आज इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, ताकि सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस आए आप उनको इजीली कैटर कर सकें। जहाँ तक बात की जाती है कि सेंटेंस कंप्लीशन अगर देखा जाए पेपर सेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका पर्पस क्या है कि वो ऐसे सेंटेंस कंप्लीशन वाले आपको एमसीक्यूज क्यों देता है। तो उसका टारगेट है कि हमारी वोकेबलरी को जज कर सके, हमारी लॉजिकल रीजनिंग को जज कर सके, एनालिटिकल एबिलिटीज को, या हमें ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर सके। अब जब इन्हें सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है, जिस पर्सपेक्टिव से उसने पेपर को बनाया है हम उसी पर्सपेक्टिव से देखेंगे। कि हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर उसमें कोई लॉजिक है उसको लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी बिहाफ पर पास्ट पेपर्स को देख के अगर इसको डिवाइड किया जाए, इसकी टाइप्स बनाई जाए, तो हमारे पास 5 टाइप्स के क्वेश्चंस यूजली हमें नजर आते हैं। सबसे पहले जो नजर आता है वो लॉजिक एंड कंटेक्स्ट बेस्ड है। उसके बाद कुछ हमारे पास सिग्नल बेस्ड, फिर वोकेबलरी बेस्ड, उसके बाद ग्रामर बेस्ड एंड इडियम बेस्ड। अभी इनको स्टेप वाइज एक एक को हम डिटेल से देखेंगे, इंशाल्लाह हमारे तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास लॉजिक एंड कंटेक्स्ट बेस्ड की। अब इन लॉजिक और कंटेक्स्ट बेस्ड को, या मेरा तो ख्याल है कि टोटल ओवरऑल तमाम के तमाम क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जिस चीज का आपने ख्याल रखना है, जो आपको सेंटेंस दिया गया है वही आपकी पूरी की पूरी डोमेन है। सेंटेंस को आपने गौर से पढ़ना है और उसी में आपने इन पांचों में से कोई कैटेगरी तलाश करने की कोशिश करनी है सबसे पहले। अब सपोज करें हमारे पास सबसे पहले लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, जो कि है ही वॉज ऑलवेज डैश इन परफॉर्मिंग हिज टास्क, वेटिंग अंटिल द लास्ट मोमेंट टू फिनिश देम। अब इस अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग को चीज कैटर करेगी वो ये है कि नीचे अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमें ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उसमें कोई ग्रामर का तो इशू है नहीं, और ऊपर सेंटेंस भी आपको इजीली गाइड कर रहा है कि ये कोई इडियम बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं है। उसके बाद जो दो मेन चीज हैं जिन्हें हमने गौर से देखना है वो है एक लॉजिक बेस और एक सिग्नल बेस। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो सेंटेंस को देखें, दोबारा से देखते हैं। ही वॉज ऑलवेज डैश इन परफॉर्मिंग हिज टास्क। वो डैश था जब अपने टास्क को परफॉर्म करता था। थोड़ा सा आगे जाएं, वेटिंग अंटिल द लास्ट मोमेंट टू फिनिश देम। अब लास्ट मोमेंट किसी चीज की इंडिकेशन है कि कोई शख्स बहुत ज्यादा आलसी है, कोई काम नहीं करना चाह रहा, जिसके काम करने की स्पीड स्लो है, तो ही वो अपने काम को लास्ट मोमेंट तक लेके जाएगा। अच्छा सपोज करें लेजी तो जैसे कि इसका आंसर है और सेंटेंस खुद भी एक लॉजिक प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की तरफ नजर दौड़ाएं, हमारे पास सेकंड ऑप्शन है इनकम्पिटेंट। अब हमें सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कहीं पर भी उसकी कोई इनकम्पिटेंसी नजर नहीं आ रही। मतलब सेंटेंस में कुछ ऐसे अल्फाज हमें नजर नहीं आ रहे जहां से हमें पता चल सके कि वो जो काम करता है वो गलत तरीके से करता है। या अगर इस सेंटेंस का सेकंड पार्ट होता ये कि ही इज अनेबल टू परफॉर्म हिज टास्क इन प्रॉपर डायरेक्शन, या किसी इस अंदाज से होता कि हमें सेकंड सेंटेंस से सेंस मिल जाती कि वो अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहा, तो हम कह सकते थे कि वो इनकम्पिटेंट है। लेकिन हमें साफ साफ नजर आ रहा है सेकंड पार्ट में कि अनटिल द लास्ट मोमेंट टू फिनिश देम, वो वेट करता है, काम को नहीं करता, उसके आखिरी मरहले तक इंतजार करता रहता है।
अच्छा, अगर हम थर्ड ऑप्शंस को चूज करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन है हेस्टी। हेस्टी से मुराद है किसी काम को जल्दी में करना, बहुत स्पीड से करना। अब यहाँ पर अगर मैं हेस्टी देखता तो उसके सेकंड पोर्शन में हमें ये क्लू ना मिलता कि वो लास्ट मोमेंट तक वेट करता है काम को फिनिश करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जो हेस्टी है, जल्दबाज इंसान है, वो तो काम को जल्दी से करेगा। जैसे उसे काम प्रोवाइड किया जाएगा वो फौरन से उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। फिर हम अपनी डेल्टा ऑप्शन को देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास इनकंसिस्टेंट। अब हम इनकंसिस्टेंट क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि हमें सेकंड पोर्शन में कहीं भी ये क्लू प्रोवाइड नहीं किया गया, हमें ये कहीं क्लू नहीं दिखाया गया। अच्छा, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास डेल्टा है उसमें देखें तो हमें कोई इनकंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही उसके टास्क में। जैसा कि हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है कि ही वॉज ऑलवेज डैश इन परफॉर्मिंग हिज टास्क वेटिंग अंटिल द लास्ट मोमेंट टू फिनिश दैम। यहाँ पर उसके टास्क में कोई भी ऐसी चीज प्रोवाइड नहीं की गई जिससे हम ये कह सकें कि वो कभी काम करता है, कभी नहीं करता। इसीलिए हमारा डेल्टा ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अच्छा, अब इन तमाम पॉइंट्स से या हम अपनी एक ऑप्शन से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमने लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन को कैसे कैटर करना है। इन शॉर्ट, लॉजिक तो हमारे हर क्वेश्चन में पाई जाएगी, लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमें लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे कैटर करना है, ये कैसे लेकर चलना है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं वो है सिग्नल बेस्ड क्वेश्चंस। सिग्नल बेस्ड क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें हमें सेंटेंस में कुछ सिग्नल प्रोवाइड किए जाएंगे। वो सिग्नल एग्रीमेंट या फर्दरेंस के हो सकते हैं। मतलब आपने कोई बात की है, उसको बढ़ावे के लिए, मजीद उसमें कुछ एडिशन के लिए, कुछ ऐड करने के लिए कोई बात कर दी जाए। वो कंट्रास्ट में हो सकते हैं, मतलब आपके किसी ऑपोजिट काम के लिए, पहले कोई काम हुआ है उसको निगेट करने के लिए। वो कॉज या इफेक्ट के हो सकते हैं, मतलब सेंटेंस में कोई कॉज या इफेक्ट शो किया गया हो, या डबलिंग के हो सकते हैं। अब इनको एक एक ऑप्शन के साथ हम मजीद डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक सेंटेंस एग्रीमेंट या फर्दरेंस का। हमारे पास एग्जांपल है, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ Trafalgar, Admiral Nelson remained dash and in full command of the situation in spite of hysteria and panic all around him। अच्छा, सबसे पहले तो जो चीज किसी भी एग्जाम को कैटर करते हुए, किसी भी एग्जाम को डील करते हुए हमने खातिर ख्वाह में रखनी है, हमें अपने स्ट्रॉन्ग जोन पर खेलना है, ना कि हमें वीक जोन की तरफ अपने फोकस करना है। सपोज करें एग्जामिनर आपके साथ एक कंपटीशन में है, एग्जामिनर आपको बड़ी हैवी किस्म की वोकेबलरी के जरिए डराने की कोशिश करेगा। तो आपने उसे डरने की बजाय जो आपके काम की चीजें हैं उन्हें फोकस करने की कोशिश करना है। अब जैसे बैटल ऑफ ट्रैफलगार, इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है, बैटल का कोई भी नाम हो सकता है। आपका जो मेन कंसर्न है वो सेंटेंस में आपके लिए क्या है उसको ढूंढने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले हम मीनिंग्स की तरफ आ जाते हैं। जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है रेजिस्टिबल। रेजिस्टिबल से मुराद कोई ऐसी चीज है जिसको रेजिस्ट किया जा सके, जो चीज मज़ाहमत के काबिल हो, जिसे रोका जा सके। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है एगस्ट। एगस्ट से मुराद है कोई ऐसी चीज जो दहशत जदा कर सके, कोई हौलनाक चीज जो आपको हक्का बक्का कर दे, या इन शॉर्ट आप कहें तो कोई ऐसी चीज विच इज फिल्ड विद हॉरर एंड शॉक। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है डिस्टर्बेबल। डिस्टर्बेबल से मुराद ऐसी चीज है जो हमें परेशान कर सके, जो हमें परेशान करने के काबिल हो।
और अनडिस्टर्बेबल से मुराद है कोई ऐसी चीज जो हमें परेशान करने के काबिल ना हो। अब सेंटेंस को अगर हम स्टार्ट से दोबारा देखें तो कहता है ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ट्रेफलगार एडमिरल नेल्सन रिमेन डैश। अब एडमिरल नेल्सन रिमेन्ड रहा डैश डैश रहा क्या रहा, एंड इन फुल कमांड ऑफ द सिचुएशन, मतलब उसने पूरी की पूरी सिचुएशन को कमांड में रखा। हमने फर्दरेंस क्या देखनी है, एंड से पहले और एंड के बाद सेंटेंस को बैलेंस में रखना है। अब एंड से पहले हमने कोई ऐसी बात करनी है जो एग्री कर रही है बाद के सेंटेंस से, ये बाद वाली जो फर्दरेंस है उसको इंडिकेट कर सके कि पीछे भी कोई इसी से मिलती जुलती बात की गई। अब अगर किसी के कमांड में कोई सिचुएशन थी तो जाहिर सी बात थी वो कि अनडिस्टर्बेबल था, उसे कोई परेशानी नहीं थी, उसे किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। तो कहता है ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ट्रेफलगार एडमिरल नेल्सन रिमेन अनडिस्टर्बेबल एंड इन फुल कमांड ऑफ द सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ हिस्टेरिया एंड पैनिक ऑल अराउंड हिम। अच्छा, इन स्पाइट के बारे में आपने एक ख्याल रखना है, जो अक्सर हम ग्रामर में मिस्टेक कर देते हैं कि इन अलग से एक वर्ड है, स्पाइट एक अलग वर्ड है, और ऑफ एक अलग वर्ड है। मैं आपको बात रिपीट कर देता हूँ, इन एक सेपरेट वर्ड है, स्पाइट एक सेपरेट वर्ड है, और ऑफ एक सेपरेट वर्ड है। तो यहाँ हमें एग्रीमेंट और फर्दरेंस में ये मजीद क्लियरेंस मिल गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंट्रास्ट का एक सेंटेंस, कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन आ जाती है तो वो कंट्रास्ट में कैसे इंडिकेट करेगी हमें। वो कहता है ही इज अ वेल्दी पर्सन येट ही डजंट डैश द पुअर। अब येट जहां पर भी आएगा, जैसा कि बट है, येट है, तो ये इंडिकेशन है। जैसा कि मैंने फाइल में डाल दिए हैं, कुछ नीचे आपको वर्ड्स मिलेंगे जो कि इंडिकेट करेंगे, कुछ वर्ड्स फर्दरेंस के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ वर्ड्स कंट्रास्ट के लिए यूज किए जाते हैं, वो आपको नीचे लिस्ट मिल जाएगी, इंशाल्लाह आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कह रहे ही इज अ वेल्दी पर्सन, अगर वो वेल्दी पर्सन है तो उसके बाद येट, येट इंडिकेट कर रहा है कि हमें कोई कंट्राडिक्टरी सेंटेंस यूज करना है, कोई इसके ऑपोजिट बात करनी है, जो वेल्दी पर्सन होने के बावजूद वो नहीं करता। ही डज नॉट लाइक द पुअर। अब वेल्थ का तो कोई रिलेशन नहीं है कि कोई किसी से प्यार करे या ना करे, कोई गरीब भी किसी से प्यार कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, अमीर अमीर से भी कर सकता है, अमीर गरीब से भी कर सकता है, तो इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है इग्नोर। अब अगर किसी के पास पैसा है तो ये भी कोई कंसर्न नहीं है कि वो उसे इग्नोर करे, पैसा है तो इग्नोर करे या गरीब है तो इग्नोर करे, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। हमारे पास थर्ड ऑप्शन है हेल्प। तो यहाँ पर एक सेंस क्लियरेंस शो कर रही है कंट्रास्ट को, कि कोई अमीर होने के बावजूद भी किसी की मदद ना करे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें हेल्प। और एक्सप्लॉइट से मुराद किसी का नाजायज फायदा उठाना, नुकसान पहुंचाना, तो यहाँ पर एक्सप्लॉइट भी ठीक ऑप्शन नहीं है। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ जाता है कॉज या इफेक्ट का। कॉज या इफेक्ट में ये है कि द वर्कर वाज सो टायर्ड दैट ही डैश अर्ली। अब वर्कर सो अकेला कहीं आ जाए या सो दैट कॉम्बिनेशन में आ जाए, तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपके सेंटेंस का फर्स्ट पोर्शन वो इंडिकेट करेगा किसी कॉज को, रीजन को, और उस कॉज की वजह से उसका सेकंड पोर्शन ये इंडिकेट करेगा कि इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है उससे। सपोज करें हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि द वर्कर वाज सो टायर्ड दैट ही डैश अर्ली, कि वर्कर इतना थका हुआ था कि ही डाइड अर्ली। अब कोई थकावट से मर तो नहीं सकता, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट तो नहीं हो सकता। लाखों लोग रोजाना मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन वो थकावट से मर तो नहीं जाते। उसके बाद ही गॉट अप अर्ली, कोई थकावट से आराम करेगा या जल्दी उठ जाएगा, तो डेफिनेट बात है वो आराम करेगा, जल्दी तो नहीं उठ सकता, क्योंकि इफेक्ट कंफर्म है कि अगर वो थका हुआ है तो आराम वाला इफेक्ट आएगा। थर्ड ऑप्शन जैसा कि हमारे पास है कि द वर्कर वाज सो टायर्ड दैट ही स्लेप्ट अर्ली, कि वो जल्दी सो गया। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन देख लें, द वर्कर वाज सो टायर्ड, अब कोई थकावट में गाना तो गाने से रहा, दैट ही सैंग अर्ली, तो ये भी हमारे पास गलत ऑप्शन है।
अब सम टाइम एग्जामिनर क्या करता है, सम टाइम एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है, वो सम टाइम हमें डबलिंग में सेंटेंस दे देता है। जैसे कि एक सेंटेंस है, ही इज नॉट डैश सो ही कैन रीड न्यूज़पेपर एंड राइट्स लेटर। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि ही कैन रीड न्यूज़पेपर एंड राइट्स लेटर। अगर कोई भी जल्दी में है, जैसे कि मैंने कॉज इफेक्ट की बात की है लास्ट सेंटेंस में, वो सो को देखेगा और बाद में देखेगा कि यार वो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकता है और लेटर्स भी लिख सकता है, तो वो फौरन से एजुकेटेड वर्ड्स की तरफ भागेगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, ये है डबलिंग। अब डबलिंग में उसने क्या किया है, ही इज नॉट, नॉट नहीं है। अगर मैं एजुकेटेड लिख दूंगा तो वो गलत हो जाएगा, तो हमें लिखना है ही इज नॉट अनएजुकेटेड। मतलब हम उस एक नॉट के साथ उस निगेशन को खत्म कर रहे हैं उस वर्ड की। जैसे कि आपको अनएजुकेटेड ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक हो गया। तो ही इज नॉट अनएजुकेटेड, वो अनएजुकेटेड नहीं है, सो ही कैन रीड न्यूज़पेपर एंड राइट्स लेटर। तो वो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकता है और लेटर भी लिख सकता है। अब जैसा कि मैंने आपसे अभी अर्ज की थी कि आपको ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कि आप किन वर्ड्स को देख के इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सेंटेंस में कोई एग्रीमेंट है या फर्दरेंस सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, अगर कहीं पर एंड है तो वो दो वर्ड्स के दरमियान, दो नाउन के दरमियान, दो एडजेक्टिव के दरमियान या दो किसी भी ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेशंस के लिए यूज किया जाता है, उसके एग्रीमेंट के लिए यूज किया जाता है। सेम केस है नॉट ओनली बट आल्सो का। जब हम कोई बात करते हैं कि नॉट ओनली, ना सिर्फ ये कि बट आल्सो, साथ में हम कॉम्बिनेशन में ये भी बोलते हैं। उसके बाद कहीं पर अगर दिस वर्ड यूज होता है, देन, बिसाइड्स, आल्सो, टू, बट एज वेल, इक्वली इम्पोर्टेंट, फर्दर, मोर ओवर, फर्दर मोर, लाइकवाइज, नेक्स्ट, व्हाट्स मोर, इन एडिशन, एडिशनली, इन एडिशन टू दिस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्टली, ये तमाम वर्ड्स इक्वली, another concept is, in the same manner, together with, along with, as well, including with, correspondingly, इन तमाम वर्ड्स में आपको एक क्लियर इंडिकेशन नजर आएगी। और वो क्लियर इंडिकेशन अगर आप उसको उर्दू ट्रांसलेट भी करेंगे तो आपको अल्फाज खुद से वाज़ेह जाहिर करेंगे इस बात को कि आप किसी बात को मजीद बढ़ाना चाह रहे हैं या उसमें किसी बात का एडिशन करना चाह रहे हैं या किसी एग्रीमेंट में बात करना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर एक एग्जांपल है, अब एग्जांपल फर्दरेंस में हम देख लेते हैं कि अगर हमने नॉट ओनली बट आल्सो पर एग्जांपल दिए, सपोज करें हम कहते हैं कि ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट, वो ना सिर्फ ईमानदार है, बट आल्सो, बल्कि वो क्या भी है। अगर हम कहें कनिंग, तो कनिंग एक नेगेटिव वर्ड है, अयार। तो पीछे तो हमने उसकी तारीफ की है, ऑनेस्ट बताया उसे, लेकिन आगे हम फर्दरेंस में उसे कनिंग तो नहीं शो कर सकते। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है क्लेवर। फिर हमने नेगेटिव वर्ड यूज किया है क्लेवर, क्लेवर भी नहीं आ सकता इसके साथ। उसके बाद है टॉल, टॉल भी नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे हम उसकी तारीफ कर रहे हैं उसके करेक्टर की और यहाँ पर हम उसके फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक बैलेंस नहीं बनता। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर सिंसियर, तो सिंसियर डेफिनेटली फुलफिल करता है हमारी रिक्वायरमेंट को। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि सेंटेंस में बैलेंस हो। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो सिंसियर। सेम पॉइंट ऑफ व्यू से हम मजीद देख सकते हैं कि कुछ कंट्रास्ट सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स हमें सेंटेंस में मिल जाएंगे। अगर कहीं पर वेयर एज यूज हुआ है तो सेंटेंस में दो डिफरेंट सिनेरियोज यूज किए जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, पहले अगर कोई बात कर दी गई है तो उसके कंट्रेरिली जब भी हम बात करते हैं तो हम मेंशन कर देते हैं ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, नेवरदलेस, nonetheless, on the contrary, by comparison of, against, balanced against, conversely, meanwhile, after all, in contrast, though, although, even though, where, when, while,
इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, शायद मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि इन स्पाइट ऑफ दो अलग वर्ड हैं, और डिस्पाइट के फौरन बाद हमने ऑफ नहीं लगाना, ये ग्रामर की अक्सर मिस्टेक में आ जाता है। regardless of, even with, in the face of, in spite of that, despite that, but yet, notwithstanding, actually, इसके अलावा भी बेशुमार हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो ये कंट्रास्ट सिग्नल्स को शो करती हैं। उसके बाद बात की जाए कॉज इफेक्ट सिग्नल की, तो कुछ वर्ड्स हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कॉज इफेक्ट के सेंटेंसेस को, जिसमें हमारे पास सो, हेंस, henceforth, thus, consequently, resultantly, as a result, therefore, thereupon, wherefore, subsequently, ergo, etc. अच्छा, ये हमारी थी सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में मजीद हमारे पास जो एडिशन था उसे हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन। वोकेबलरी असल में तो बहुत बड़ा समंदर है। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ ट्रिक्स प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह जो आपके काम आएंगी, वो भी अनकरीब लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, जहां तक बात की जाए वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन की, तो उन्हें कैटर करने के लिए वोकेबलरी का आना जरूरी है। जैसा कि अभी हमारे सामने एक ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है, इफ यू वैल्यू ओनली द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पहलूज को देखते हैं तो आप क्या है? पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक से मुराद एक ऐसा इंसान है, मायूस इंसान है, जो जिंदगी में हमेशा नेगेटिविटी को ढूंढता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म से निकला है बिल्कुल, जो चीजों को हमेशा पॉजिटिव एंगल से देखता है। तो इसका आंसर है ऑप्टिमिस्टिक। इफ यू वैल्यू ओनली द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ यू लाइफ, यू आर ऑप्टिमिस्टिक। नार्सिसिस्टिक से मुराद ऐसा इंसान है जो हमेशा अपनी जात के गिर्द घूमता रहता है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा वर्थ करता है, जो मैं से बाहर नहीं आ पाता। सेम इज द केस ऑफ इगोइस्टिक। इगोइस्टिक इंसान भी ऐसा मगरूर इंसान है जो सदा सिर्फ अपनी जात के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्टिमिस्टिक। अगर बात की जाए ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस की, तो ग्रामर बेस्ड में हमें ग्रामर्स के तमाम रूल्स चाहिए। जैसा कि हम ग्रामर स्टार्ट कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्रामर के ऑलमोस्ट 50% रूल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 50% प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब अगर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस को टैकल करना है तो हमें ग्रामर आना जरूरी है। अब हमारे पास ऑप्शन है आई ट्रस्ट नो वन डैश यू। अगर एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दो तो ऐसे ऑप्शंस हैं हमारे पास जो कि हमें किसी हिसाब से भी सूटेबल नहीं है। एक्सेप्ट को और बट को हम बाद में देखते हैं। आई ट्रस्ट नो वन और यू, ये तो बैलेंस ही नहीं करता सेंटेंस को। आई ट्रस्ट नो वन एंड यू, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब जहां तक बात है एक्सेप्ट की और बट की, तो इंग्लिश का एक रूल है कि जहां पर भी इन दो वर्ड्स के दरमियान टाई पड़ जाए तो हमने एक रूल को जहन में रखना है। अगर नो के साथ वन, नो बडी या नथिंग आ जाता है, तो हम हमेशा बट का यूज करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने सेंटेंस में करेक्ट ऑप्शन चूज किया हुआ है, डी ऑप्शन, बट। और दूसरी साइड पर अगर यहीं पर नो की बजाय वर्ड यूज किया गया होता, ये जो नो है इसके बजाय अगर वर्ड यूज किया जाता एनी का, सपोज करें यहाँ पर होता आई ट्रस्ट एनी वन, तो यहाँ पर हम वर्ड यूज करते एक्सेप्ट यू। या यहाँ पर ये भी बात आ सकती आई ट्रस्ट एनीबडी एक्सेप्ट यू, या आई ट्रस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट यू। तो आपने इस रूल को जहन में रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ टू अटेम्प्ट ईडियम बेस्ड क्वेश्चंस। ईडियम बेस्ड क्वेश्चंस की बात की जाए तो हमें ईडियम्स पर भी कुछ नजर दौड़ानी पड़ेगी, और कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स को इंशाल्लाह हम साथ में कवर करेंगे। इडियम्स बेस्ड क्वेश्चन में एक एग्जांपल जो हमने सेट की है वो ये है हमारे पास एग्जाम्पलरी क्वेश्चन कि माय सजेशन एंड पीसेस ऑफ एडवाइसेस फेल डैश ऑन हिम। तो एक ईडियम है फॉल फ्लैट ऑन समवन, मतलब किसी पर किसी बात का बेअसर होना, उस पर किसी बात का कोई असर ना होना।
अच्छा, अब यहाँ कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जैसे ऑप्शन सेट कर देता है, एक फ्लैट दे दिया और एक क्वार्टर दे दिया है, तो इंसान सोचता है कि यार ये तो होम से रिलेटेड कोई दो ऑप्शंस हैं, इनको छोड़कर डायरेक्टली या डायरेक्ट में से कोई चूज की जाए। इन ऑप्शंस को ऐसे कैटर कैटर नहीं किया जा सकता। तो हाउ टू अटेम्प्ट ईडीएम बेस्ड क्वेश्चंस का सिंपल मेथड ये है कि आपको ईडीएम्स भी आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनको आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कहीं आपको कोई मसला पेश आता है तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल सॉर्ट आउट योर इशू। ये आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो टाइम को सेव करने के लिए ये कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इंशाल्लाह होपफुली आपको फ़ायदा देंगे ये। अ, मैं जल्द ही इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।